मेरा नाम समीर है। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आईसीएस बलियाना में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारी हिंदी भाषा को आज तक हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया। आज 14 सितंबर 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। पूरे देश में यह हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि जो हमारी हिंदी मातृभाषा, हमारी राजभाषा है, उसको आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 64 साल बाद भी हम तो आजादी के 75 साल बाद भी हम अपनी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाए। तो हमें हिंदी की आज वह इज्जत नहीं है। ज्यादा सरकारी महकमों में हिंदी की ज्यादा इज्जत नहीं मानी जाती। आजकल सभी जगह अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, यह बात सच है कि जो हिंदी है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी का सबसे ज्यादा लिखी जाती है, हिंदी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन उसकी सरकारी महकमों में उसकी इतनी ज्यादा इज्जत नहीं है। जो हिंदी है वो दुनिया की ना सबसे बड़ी भाषाओं में से सबसे दूसरे नंबर वाली भाषा है हिंदी। दुनिया की जितनी भी बड़ी भाषा है उनमें से सबसे दूसरे नंबर पर हमारी हिंदी आती है। सबसे पहले मानी जाती है चीनी भाषा। चीनी भाषा सबसे पहली मानी जाती है। चीनी भाषा को पढ़ने वाले, समझने वाले, लिखने वाले लोगों की संख्या 138 करोड़। 138 करोड़ चीनी भाषा को पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारी भाषा आती है हिंदी। उसको लगभग 120 करोड़ लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं। ऐसे ऐसे कई भारत के अलावा कई ऐसे देश जिसमें हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे 5-7 देश है जिनमें हिंदी बोली जाती है और इन सबको मिलाकर इनको हिंदी को बोलने वाली की संख्या 120 करोड़ है। इनमें से लगभग 100 करोड़ लगभग इसमें भारत में है और बाकी के 20 करोड़ लगभग भारत से बाहर जितने भी देश हैं उनमें हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी हिंदी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं दिला पाए, उसको वह इज्जत नहीं दिला पाए। इसका कारण है हमारी राजनीतिक व्यवस्था के कारण आज तक इसको संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। यह एक पुरानी कहानी है। यह पुरानी कहानी है 1945 की। जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो 1945 में अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, अब हम भारत पर ज्यादा राज नहीं कर सकते। तो लगभग ये अगस्त की बात है, अगस्त में की 15 तारीख को, 15 अगस्त 1945 को अंग्रेजों ने यह तय कर लिया था कि अब हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, अब वह भारत पर और राज नहीं कर सकते थे। उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो खत्म हो गया था। लगभग उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी और जो जापान था उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों की इतनी हालत नहीं थी, उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जो अंग्रेज थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत कर भी हार गए और जो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था, लेकिन वह फिर भी जीता कहलाया। इस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ था कि जो इंग्लैंड था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। इंग्लैंड के जो सभी कारखाने थे बंद हो गए थे, इंग्लैंड के सभी कारखाने। और एक विंस्टन चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था, वो सबसे बड़ा आइकन माना जाता था, लेकिन क्लेमेंट एटली वो बहुत ही कमजोर हो गया था, बहुत ही खराब हो गया था, उसकी स्थिति अच्छी नहीं रही थी। और उसकी आर्थिक रूप से जो इंग्लैंड था वो बहुत ही कमजोर हो गया था, उसके सभी कारखाने बंद हो गए थे, रोजगार बढ़ते जा रहे थे और बेकारी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, उसमें लोगों को समय पर खाना नहीं मिल रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने तय कर लिया हम भारत को और ज्यादा नहीं चला सकते हम भारत को। तो वो चला तो सकते थे, लेकिन उनका बहुत ही ज्यादा पैसा लग रहा था भारत को वो चलाने में। तो उन्होंने सोचा भारत तो अब टैक्स भी नहीं दे रहा, उस समय भारत ने ना टैक्स देना बंद कर दिया था। तो उन्होंने सोचा भारत हमारे साथ नहीं दे रहा है तो अब हम उसको कैसे चलाएंगे। उसी समय एक आंदोलन था, सहयोगी आंदोलन, उसकी लहर थी वो, मतलब सहयोगी आंदोलन शुरू हो चुका था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया था, अंग्रेज बिल्कुल चौपट होने लग रहे थे। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भारतवासियों को टैक्स देने से मना कर दिया था। वो बोले कि टैक्स मत देना, चाहे तुम्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसीलिए उन्होंने उनको टैक्स नहीं दिया। फिर जो यह घटना हुई वो एक
अब अंग्रेजों ने बताई अमेरिका को उन्होंने ये घटना बताई। तो उन्होंने एक पत्र में ये सारी घटना लिखी और अमेरिका के पास पहुंचा दी। तो अमेरिका बोले कोई बात नहीं, अमेरिका ने वापस उन अंग्रेजों के पास पत्र भेजा है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, तुम भारत को आजाद कर दो, यह तुम्हारी मजबूरी है, मैं इसको समझ सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ, लेकिन अमेरिका बोला मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ कि तुम मेरा उस सुझाव को मान लेना। वो बोला कि भारत को आजाद कर दो, लेकिन उसे वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना, उसे वेस्टर्न ऑर्बिट से बाहर मत निकालना। अगर वो वेस्टर्न ऑर्बिट से बाहर निकल गया तो वह अपने खुद के रास्ते पर चल पड़ेगा, जिससे जिससे कि हम डूब जाएंगे, हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। जो हम उसने बोला कि हम सब डूब जाएंगे। तो हम में एक तो पूरा यूरोप, एक पूरा यूरोप आता था, एक पूरा ब्रिटेन ब्रिटेन यही आते थे दोनों। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मत करना, वरना हम भारत पर निर्भर है, भारत वगैरह हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस बात का ध्यान दिया। तो सन 1945 तो उन्होंने यह तो तय कर ही लिया था कि हम उसको छोड़कर चले जाएंगे, उसको भारत को छोड़कर चले जाएंगे, और उनका कोई भी व्यापार नहीं चल रहा था। तो ना अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम भारत से जा तो रहे हैं, लेकिन भारत को अपने निकट रखे, अपने समीप रखे, कई कारणों से, क्योंकि भारत में ज्यादा कच्चा पदार्थ ज्यादा था, भारत में व्यापार अच्छा होता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भारत को अपने पास ही रखेंगे। तो और उन्होंने ऐसी योजना चलाई कि भारत को अपने पास रखे। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट पर आजादी देने वाले थे, तो उन्होंने एग्रीमेंट एक पे साइन करवाए भारतीयों के कि तुम इस समझौते को मान लो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे। तो भारतवासियों ने उस समझौते को मान लिया, लेकिन हमें उस समझौते को मानना नहीं चाहिए था, वह समझौता अच्छा नहीं था। उसमें समझौते मतलब, और मैंने आपको बताया था वेस्टर्न ऑर्बिट नाम था एक, वेस्टर्न ऑर्बिट कि उन्होंने बोला था अमेरिका ने, तो इन्हें वेस्टर्न ऑर्बिट से बाहर मत आने देना। तो वेस्टर्न ऑर्बिट एक मुहावरा है और इसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब भारत की ना तो अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ना खाना पीना होना चाहिए, ना भजन होना चाहिए, ना उनकी वेशभूषा होनी चाहिए, होनी चाहिए तो सिर्फ अंग्रेजों की वेशभूषा होनी चाहिए। तो वेस्टर्न ऑर्बिट का यही मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत से पहले ना 70 देशों पे वो किया था राज, और वह 70 के 70 देश अंग्रेज से आजाद हो गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर भी यार दबाव डाला कि तुम इसको मान लो, इस समझौते को, जो उन्होंने उन समझौता था, तो उन्होंने बोले कि इस समझौते को तुम भी मान लो, तो उन्होंने मना कर दिया। और एक जो ब्रिटेन से जो लास्ट देश था ना जो अब आजाद हुआ था, वो था दक्षिण अफ्रीका। उसने दक्षिण अफ्रीका ने भी उनका समझौता नहीं माना। तो फिर ब्रिटेन की तो यही थी कि यह सब समझौता स्वीकार कर ले, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो पत्र भेजा था उसने, क्या बोलते हैं, उस ब्रिटेन ने पत्र भेजा था अमेरिका के पास, तो उस पत्र पे ना एक साइन थे, मतलब ऐसा लग रहा था जो पत्र भेजा उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने मिलकर भेजा है, वो पत्र मिलकर पत्र भेजा है। और तुम हाँ, और उन्होंने उस पत्र पे साइन किए, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हो सकी हमारी। इसका मतलब है कि स्वदेशी, मतलब जो भारत अपने खुद के स्वदेशी रास्ते पर न चले, ठीक है। अगर ये अपने रास्ते पर चल सकता था तो अंग्रेज कुछ नहीं कर सकता था। और जो हमारा भारत था वो एक कानून के आधार पर आजाद हुआ है। उस कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। हालांकि कोई भी देश कानून के आधार पर नहीं होना चाहिए आजाद, लेकिन फिर भी वह कानून के आधार पर आजाद हुआ। तो और ऐसा नहीं होना चाहिए था, कानून के आधार पर आजाद नहीं होना चाहिए था। और एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये 1935 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें जो बातें लिखी थी ना, तो जो बातें थी ना वही हमारे संविधान में लिखी हुई है। जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आज तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे तब था वैसे ही आज है। और जो इसमें बातें लिखी हुई थी वही बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं, और इसीलिए हमें इसको मानना चाहिए और मानना पड़ता है कि हमें। और जो संविधान सभा बुलाई गई थी ना,
उसमें जो 85% लोग अंग्रेजों के थे, जो अंग्रेज के गुलाम थे ना, वही 85% लोग थे। तब संविधान तैयार हो रहा था, तो संविधान तैयार हुआ तो तो ये पर्सन अंग्रेज चले गए, तो बहुत सारे पर्सन उठे कि अब तो हम संविधान तैयार कर रहे हैं अपना, तो हमें क्या कौन सा कानून रखना चाहिए अपने संविधान के लिए। तो 319 लोग थे सभा में, तो 319 लोगों ने बोला कि जो अंग्रेज ने कानून चलाया था ना, अभी कुछ दिन उसी कानून को चलने दो। फिर ऐसे ही अनेक पर्सन उठे, तो एक पर्सन हुआ कि हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो 319 लोग थे, उन सभी ने बोला कि हमारी भाषा वो होनी चाहिए जो अंग्रेजों ने चलाई कुछ दिनों के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने अंग्रेजी चलाई थी और इसी से वो भारत में ही रह गई थी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी यही रह गई थी। तो यह बात महात्मा गांधी को पता चली कि उन्होंने बोला है कि अपनी अंग्रेजी भाषा को अभी हम यही रखेंगे। तो महात्मा गांधी को बहुत गुस्सा आया और महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने बुलाया, तो पंडित जवाहरलाल को बोले महात्मा गांधी कि जो तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम बना रहे हो ना, इसको फाड़ दो। अगर इसमें तुम हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा ही नहीं लिखोगे हिंदी को, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का। तो इसी कारण वो बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बापूजी इसमें तो हमारी बहुत ही मेहनत लगी है, हम इसको कैसे फाड़ दे। तो महात्मा गांधी बोले अगर तुम इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करोगे ना, तो भारत गुलामों का गुलाम हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात समझ नहीं आई कि गुलाम का गुलाम का मतलब क्या है। वो बोले महात्मा गांधी कि तुम तो अंग्रेजों के गुलाम हो और भारत तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को तुम फाड़ दो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला दूंगा और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन जलाने के जुर्म में तुम्हारी मैं जेल में रहूंगा। हाँ, तो उसके कुछ दिन बाद महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई और फिर उनका एक शिष्य था, हाँ विनोबा भावे उनका ना एक शिष्य था, परम शिष्य। तो जब को संविधान तैयार हुआ तो उनके सामने उनके शिष्य था, उनके सामने संविधान को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने पूरे संविधान को पढ़ा और उसे पूरे को पढ़ा, तो वो बोले संविधान जिसने तैयार किया था इसमें बापू का नाम तो कहीं पर है नहीं, उन्होंने इतना देश आजाद करवाने में उनका इतना बड़ा हाथ था, तो तुमने इस पे बापू के नाम से तो कुछ भी नहीं लिखा है। वो थे जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, वो चाहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, तो तुमने हिंदी का भी इसमें कोई लाइन्स नहीं लिखी है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आज तक हिंदी मातृभाषा व राजभाषा है। तो उन्होंने वो बोले कि तुम हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा होना चाहिए था। तो अंग्रेजों को तो यह बात पता ही थी, अगर यह भारत अपने अलग रास्ते पर चल दिया तो हम उस पर निर्भर कैसे रहेंगे। वो अपने अलग रास्ते पर चल जाएगा, तो अगर उनकी हिंदी भाषा हमने राष्ट्रभाषा बना दी तो अपनी खुद के राह पर चलने लगेगा। तो इसलिए उन्होंने वह अंग्रेजी को छोड़ा था। तो 85% लोगों ने यह काम किया था जो उनके साथ थे ना 85 संविधान सभा में, तो उन्होंने भी यह जोर लगाया कि अंग्रेजी ही रहने दो। तो इसी कारण हमारा भारत आज इतना पीछे है कि अंग्रेजी ही बोलते जा रहे हैं, हिंदी को तो सब भूल ही गए हैं। तो ऐसे ही बिना राष्ट्रभाषा के देश को गूंगा माना जाता है कि देश गूंगा है। हर देश की अपनी अलग राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आज के जैसे न्यूज़पेपर में था कि जिस स्कूल में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो यह गलत बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए, और फिर भी हिंदी के उस पर जुर्माना लगा रहे हैं कि जो भी बच्चा हिंदी का प्रयोग करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बहुत सारे स्कूलों में ऐसी बात हुई है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, मातृभाषा से ऊपर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बने। और इसी कारण आज हमारा जो भारत इतनी पीछे रह गया, उसकी कोई स्वयं की राष्ट्रभाषा ही नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि मातृभाषा से हिंदी को मातृभाषा के दर्जे से ऊपर हमारा राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। धन्यवाद।